डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक जज्बा है जहां लोग अपनी कंट्री से गहरा लगाव या मोहब्बत रखते हैं। ये सिर्फ इमोशनल नहीं होता, लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री फ्री हो, यूनाइटेड हो और पॉलिटिकली स्ट्रांग हो। इस फीलिंग के अंदर एक बिलीफ होता है कि लोग एक कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री को शेयर करते हैं और उनका हक बनता है कि वो अपने नेशन को खुद चलाएं। बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में क्या फर्क है। नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में क्या डिफरेंस है? पैट्रियटिज्म का मतलब है अपनी कंट्री से प्यार और वफादारी। जब आप अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट फील करते हो, उसके वैल्यूज, लोगों और कल्चर की रेस्पेक्ट करते हो। पैट्रियटिज्म में आप अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हो। लेकिन नेशनलिज्म एक स्टेप आगे जाता है। ये कहता है कि हमारी कंट्री पॉलिटिकली फ्री, यूनाइटेड और पावरफुल होनी चाहिए। अब बात करते हैं 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो की एक मशहूर पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग में उसने अपने ख्वाब को दिखाया, एक ऐसी दुनिया जहां सब डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां लोगों का रूल हो और वोट्स के जरिए सरकार बने, और जहां हर सिटीजन्स को इक्वल राइट्स होते हैं। सोशल रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसी सरकार जहां सिर्फ वोट का राइट नहीं बल्कि सोशल जस्टिस भी हो, जहां गरीब अमीर सब इक्वल हो, सबको एजुकेशन, हेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हो। फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग में क्या दिखाया? लोग एक लॉन्ग लाइन में चल रहे हैं, अलग अलग नेशंस के फ्लैग्स के साथ। सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं, जिसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट क्या होती है? पेंटिंग में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक टॉर्च है जिसे हम कहते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ये टॉर्च सिंबल है नॉलेज, विजडम और अवेयरनेस का। एनलाइटमेंट एक पीरियड था यूरोप में जब फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने ये कहा कि हर इंसान को फ्रीडम, लॉजिक और रीजन के साथ जीने का हक है, बिना किसी राजा या चर्च के दबाव के। तो ये टॉर्च दिखाती है कि अब अंधेरा खत्म हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं और आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर 1789 में बना। इसमें लिखा गया हर इंसान फ्री और इक्वल है, हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। कोई भी रूल बिना लोगों की परमिशन के नहीं चलना चाहिए। ये चार्टर मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना। आज भी काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लॉज इस चार्टर से इंस्पायर्ड हैं। पेंटिंग के नीचे जमीन पर पुराने एब्सोल्यूटिस्ट एम्पायर्स के टूटे हुए सिंबल्स पड़े हैं। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है जब एक रूलर के पास पूरी पावर होती है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो किंग कहे वही कानून। ये रूलर्स मोनार्क्स कहलाते हैं, जैसे लुईस 16 ऑफ फ्रांस। इस पेंटिंग के नीचे टूटे हुए क्राउन्स, स्वर्ड्स और थ्रोन्स दिखाए गए हैं, जो सिंबल है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम अब खत्म हो रहा है। पेंटिंग के ऊपर आसमान में क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स है, जो ग्लोबल ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सब कंट्रीज के लोग, चाहे अलग रिलीजन, रेस या लैंग्वेज के हो, एक दूसरे के साथ पीस और रेस्पेक्ट से रहे। फ्रेडरिक सोरियो ये दिखाना चाहते थे कि अगर सब डेमोक्रेटिक और यूनाइटेड हो जाए तो दुनिया एक ब्रदरहुड बन सकती है, जहां वार और डोमिनेशन ना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और नेशनलिज्म की शुरुआत। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और ये वो मूवमेंट था जहां से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तब फ्रांस एक मोनार्की था जहां सिर्फ राजा की चलती थी। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद पावर्स राजा से निकलकर लोगों के हाथ में आ गए। अब नेशन का मतलब था लोग ही नेशन है और उनका ही रूल चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या चेंजेस लाई? ट्राइकलर फ्लैग बनाया गया। आइडिया जैसे ला पैट्राई, फादरलैंड और ली स्टोयन सिटीजन लाई गई, जिसमें सब इक्वल थे। सेंट्रलाइज्ड लॉज बनाए गए जो सबके लिए सेम थे। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया।
और रीजनल डायलेक्ट्स को हटाया गया। फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डायलेक्ट्स बोली जाती थी, जैसे ब्रिटेनी में ब्रिटोन, प्रोवेंस में प्रोवेंशियल। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया गया, ताकि पूरी कंट्री में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो। कॉमन करेंसी और वेट्स एंड मेजर्स लाए गए। कॉमन करेंसी का मतलब है एक ऐसा पैसा जो पूरी कंट्री में एक जैसा हो, जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जाए। पहले हर रीजन या किंगडम अपना अलग अलग पैसा चलाता था, जिससे बिजनेसेस और ट्रेड में प्रॉब्लम होती थी। नेपोलियन की रिफॉर्म्स ने एक नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की, ताकि गुड्स और पैसा इजीली एक्सचेंज हो सके। कॉमन वेट्स एंड मेजर्स, इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड सिस्टम जिसे पूरी कंट्री यूज करे। पहले हर रीजन अपना अलग सिस्टम यूज करता था, जैसे एक जगह 1 मीटर कुछ और होता था और दूसरी जगह कुछ और। नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, जिससे मीटर, किलोग्राम जैसे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। सब सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए। एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? लोगों में नई अवेयरनेस आई। यूरोप की कई सिटीज में जैकोबिन क्लब्स बनाए गए। लोग अपनी अपनी कंट्रीज में फ्रीडम और इक्वलिटी की डिमांड्स करने लगे। नेपोलियन का रोल क्या था? नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म किया, लेकिन बाकी रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखे, जैसे नेपोलियनिक कोड 1804, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब सब सिटीजन्स कानून के सामने बराबर थे। किसी को जन्म, कास्ट या फैमिली के बेसिस पर स्पेशल राइट्स नहीं मिलते थे। बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म किए गए। पहले नोबल्स की फैमिलीज को एक्स्ट्रा राइट्स मिलते थे, लेकिन नेपोलियन ने उन्हें खत्म कर दिया। प्रॉपर्टी राइट सिक्योर किए गए। हर सिटीजन्स को अपनी प्रॉपर्टी रखने का लीगल राइट मिला। सर्वडॉम और फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड की कंट्रोल से आजादी मिली। गिल्ड्स, ओल्ड रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे उनको हटाया गया। इससे बिजनेसेस करना इजी हुआ। कॉमन करेंसी और लॉज लाए गए। इससे इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल और एफिशिएंट बना। ये रिफॉर्म्स फ्रांस के बाहर इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में भी लाए गए। लेकिन इतनी चेंजेस के बावजूद भी आखिरकार लोग खुश क्यों नहीं थे? हाई टैक्सेस लगाए गए, सेंसरशिप भी था, लोग कुछ भी फ्रीली नहीं कह सकते थे। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता था। इस वजह से लोग पहले तो खुश थे, लेकिन बाद में एंग्री और रिबेलियस हो गए। कंक्लूजन, तो क्या सीखा हमने? नेशनलिज्म एक पावरफुल आइडिया था जो लोगों में एकता लाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को बताया कि पावर उनके पास हो सकती है। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग ने एक पीसफुल यूनाइटेड वर्ल्ड का ख्वाब दिखाया। नेपोलियन ने रिफॉर्म्स लाए, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली। ये सब इवेंट्स ने यूरोप को चेंज कर दिया और नए नेशंस जैसे जर्मनी, इटली का जन्म हुआ।